प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम कविता का पाठ करेंगे और उसके बाद उसकी मूल संवेदना पर चर्चा करेंगे। कविता का पाठ मैं शुरू करता हूँ। सिंदूर तिलकित भाल। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल। याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। कौन चाहेगा कि उसका सुनने में टकराए यह उच्छ्वास। याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा कभी कुछ न विरोध। करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, वेदना ही नहीं उसके पास। फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैंने साधारण सचेतन जंतु। मैंने साधारण सचेतन जंतु। हाँ, ना किंतु और परंतु। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का बोध। यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल। अब और देखिए कि सिर्फ प्रेमिका ही नहीं याद आ रही या पत्नी ही याद नहीं आ रही, कवि को पत्नी के साथ पूरा का पूरा परिवेश याद आ रहा है। इसी को बोलते हैं कि कवि की जो सामाजिकता है वो कितनी गहरी है, कि व्यक्तिगत क्षण भी उसके सामाजिक क्षण है। उसकी व्यक्तिगत भावनाओं में भी समाज की भावना मिली हुई है। क्या क्या याद आता है? याद आते सौजन जिनकी स्नेह में भीगी अमृत में पाँख। याद आते सौजन जिनकी स्नेह में भीगी अमृत में आँख। स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरुन्नी ग्राम। याद आती लीचियाँ में आम। याद आती मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। याद आते धान रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। याद आते वेणु वन के नीलिमा के नीले अति अभिराम। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए प्रियंक। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग। फल फूलों गंधमूल अनेक विध मधुमास। विपुल उनका ऋण सधा सकता न मैं दसमास। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय पर से आ रही आवाज़। धन्य वे जन वही धन्य समाज। यहाँ भी तो हूँ न मैं साय, यहाँ भी व्यक्ति और समुदाय। किंतु जीवन भर रहूँ फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। किंतु जीवन भर रहूँ फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल। समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। सुनोगी तुम तो उठेगी हूक। सुनोगी तुम तो उठेगी हूक। मैं रहूँगा सामने प्रमुख। सांध्या नभ में पश्चिमांत समान। सांध्या नभ में पश्चिमांत समान। लालिमा का जब करुणाख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल। याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल। याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। साथियों, ये कविता नागार्जुन ने उस समय लिखी जब वे श्रीलंका में थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि नागार्जुन एक बहुत सफल यात्री हैं और वो उनका अधिकांश जीवन घुमक्कड़ी में बिताया है और उन्हें हिंदी का यायावरी कवि भी कहा जाता है। राहुल संस्कृत्यायन के बाद
हिंदी साहित्य में नागार्जुन सबसे ज़्यादा चलने फिरने वाले कवि हैं। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि कवि अपनी पत्नी को याद करता है, लेकिन उसके दाम्पत्य प्रेम का जो आधार है वो पत्नी का शारीरिक सौंदर्य नहीं है, बल्कि ये कहें कि प्रकृति है, गांव है, परिवेश है। दाम्पत्य प्रेम का जो आधार बनती है वो आसपास का परिवेश बनता है, और इसी को बोला जाता है कि कवि का ये सामाजिक बोध है। यदि केवल अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को ही कोई व्यक्ति बतला रहा है, कोई रचनाकार अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को ही हमारे सामने रखता है, तो एक आलाप है। लेकिन वही पीड़ा जब पूरे समाज में फैल जाती है, आसपास के परिवेश में शामिल हो जाती है, तो फिर वो पीड़ा सामाजिक बोध बन जाती है, वो सामाजिकता के स्तर पर चली जाती है। इसलिए बहुत बार बोला जाता है कि छायावाद के जो अधिकांश कवि हैं वो व्यक्तिगत अनुभूति से ज़्यादा संचालित हैं, सामाजिक बोध उनके इस स्तर में नहीं आ पाया है। और दूसरी बात यहाँ पर ये समझने की है कि जो सौंदर्य है कहें कि लैक्मे फैशन वीक में दिखाई नहीं देता, फेयर एंड लवली में नहीं है, या हम ये कहें कि जो बाजार द्वारा निर्मित सौंदर्य है, और एक सौंदर्य जो है कि ठेठ परंपरा का सौंदर्य है। कवि अप्रत्यक्ष ढंग से इस बात को भी हमारे सामने रखता है कि उसको अपनी पत्नी का माथे पर लगा हुआ संदूर याद आता है, और ऐसा लगता है कि वो संदूर उसको शक्ति दे रहा है, उसको एक जीने का हौसला दे रहा है। तो इस तरह से वो जो बाजार निर्मित सौंदर्य है, कवि उसका विरोध करता है। यहाँ पर इस बात को समझना भी जरूरी है। और बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा देश प्रेमी कहते हैं, उनका जो देश प्रेम है वो इस प्रकार का है कि जैसे केले से छिलका उतार करके फेंक देते हैं और केला खा जाते हैं, और छिलके पे दूसरा व्यक्ति फिसल के गिर पड़ता है। जो बहुत ज़्यादा अपने आप को देशभक्ति के नारे लगाते हैं, जो राष्ट्र के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, और यदि उन व्यक्तियों से पूछ लिया जाए कि भारत में पैदा होने वाले 15 या 20 पौधों के नाम आप बताइए भारतीय जलवायु में जो पैदा होते हैं, शायद वे बता ना पाएँ। भारत की फसलों के नाम तक शायद उनको याद नहीं। तो कवि जो देश प्रेम की परिभाषा करता है वो ये है कि जब हम अपने देश की वनस्पति से, अपने देश की जलवायु से, नदी नालों से, रेगिस्तान से, समुद्र से, इनसे जब हम परिचित होते हैं तो देश प्रेम की जो भावना है वो सुदृढ़ बनती है। दोस्तों, ये कविता नागार्जुन ने उस समय लिखी जब वो श्रीलंका में थे और बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण कर रहे थे, और वहाँ वो अपनी पत्नी को याद करते हैं। कविता दाम्पत्य प्रेम की है, लेकिन आप देखेंगे दाम्पत्य प्रेम में पूरी प्रकृति, पूरा परिवेश, पूरा का पूरा गांव और उसकी जलवायु शामिल है। तो दाम्पत्य प्रेम सामाजिक प्रेम से अलग नहीं है, और यही कहा जाता है कि कोई भी रचनाकार जब अपनी व्यक्तिगत अनुभूति की बात करता है तो वो एक आलाप है। जब व्यक्तिगत अनुभूति सामाजिक परिवेश से जुड़ जाती है, आसपास के लोगों से जुड़ जाती है, तो फिर वो समाज के स्तर पर पहुंच जाती है। वो एक प्रकार का सामाजिक बोध है। तो नागार्जुन लोक कवि हैं, और वो कोई भी कविता लिखें, किसी भी घटना का वर्णन करें, किसी भी स्थिति का बयान करें, तो सामाजिक बोध उसमें शामिल रहता है। तो अब हम कविता की व्याख्या करते हैं। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा उसका शून्य में टकरा ही अविश्वास। और कहने लगा कि मैं विपरीत परिस्थितियों में जीवन जी रहा हूँ, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारे माथे पे लगा हुआ सिंदूर
मुझे शक्ति प्रदान करता है, हौसला प्रदान करता है, मुझे गरिमा प्रदान करता है। और फिर कहने लगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमें एक दूसरे के सहयोग से अपना जीवन यापन करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको सहयोग की ज़रूरत नहीं है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अकेले में रहना चाहता है। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं आजकल लंका में अकेले रह रहा हूँ और यहाँ पर मुझे तुम्हारी याद लगातार आती रहती है। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी करेगा वह कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध, वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैंने साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान, तभी तो तुम याद आती प्राण। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। अब कभी कहने लगा कि मैं पत्थर नहीं हूं कि जिसमें किसी भी प्रकार के ख्याल जन्म नहीं लेते, और यदि मेरे सामने विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं तो मैं उसका विरोध ना करूं। ये मनुष्य की फितरत है कि वो जब भी उसको कोई चीज़ बुरी लगती है, जब भी उसे कुछ भी अटपटा लगता है, उसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो अपना विरोध दर्ज करता है। वो उन परिस्थितियों से संघर्ष करता है, जूझता है, उनको बदलने के लिए प्रयास करता है। मनुष्य की आज तक की जो यात्रा है वो यही बतलाती है। यानी जो भी विपरीत परिस्थिति उसके सामने आई, उसने उनका समाधान खोजा है, उसके साथ उसने संघर्ष किया है। बड़े स्तर पर काव्य की पंक्तियां हमें इस ओर संकेत करती हैं कि मनुष्य प्रतिक्रिया करता है, और कहने लगा कि यदि किसी के पास पीड़ा ही नहीं है, दुख दर्द ही नहीं है, तो वो अपना विरोध कैसे दर्ज करेगा। और यहाँ पर जो तुलना करता है वो कहता है कि पशु अपनी पीड़ा को बयां नहीं कर सकते, वे विरोध नहीं कर सकते। जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उसी परिस्थितियों के अनुरूप वो जीवन जी लेते हैं। लेकिन मनुष्य पशुओं से भिन्न है। उसके पास स्मृति विस्मृति सुख और दुख की अनेक भावनाएं हैं, और उन्हीं भावनाओं के आधार पर वो अपने अतीत को अपने साथ लेकर के चलता है। और इसी कारण कवि कह रहा है कि हे प्रिय, तुम मुझे बहुत याद आती हो। बेशक मैं यह एकांतवास में अपना जीवन जी रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रेम की छाया यहाँ तक बनी हुई है, उसकी गरिमा यहाँ तक बनी हुई है, जो मुझे विपरीत परिस्थितियों में जीने के लिए शक्ति प्रदान करती है, मुझे हौसला देती है। अब देखिए, जिस चीज़ की बात हम कविता से पहले कर रहे थे, व्याख्या से पहले कर रहे थे, कि नागार्जुन का प्रेम केवल दाम्पत्य प्रेम नहीं है, बल्कि दाम्पत्य प्रेम का जो आधार बनते हैं वो उसके सगे संबंधी, रिश्ते नाते, पूरा का पूरा गांव, उसका भूगोल, उसकी वनस्पति, वो प्रेम का आधार बनती है। यानी प्रकृति जो प्रेम का आधार बनती है, कवि प्रकृति के माध्यम से अपनी पत्नी से जुड़ता है, आप ये समझिए। और यही सच्चा प्रेम है जब हम पूरे के पूरे समाज के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को। कहने लगा, याद आते सब जन जिनकी स्नेह में भीगी अमृत में आँख, स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरुण्य ग्राम, याद आती लीचियाँ में आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और तालमखान, याद आते शल्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। याद आते वेणी वन के नीलिमा के नीले अति अभिराम। हे प्रिय, मुझे और क्या याद आता है? अपने गांव के लोग याद आते हैं। जब मैं अपने गांव से चलने के लिए कहता था तो उनकी आंखें भीग जाती थी, उनकी आंखों में आंसू होते थे। मुझे अपने गांव की तमाम वनस्पतियां याद आती हैं, लीचियां और आम के पेड़ याद आते हैं, और मुझे वो धान के खेत याद आते हैं जिससे मेरे गांव का तमाम आसपास का वातावरण हरा भरा रहता था। और तालाब और तलैयों में खिले हुए
कमल कमलनी और ताल मखान भी याद आते हैं। हे प्रिय, मुझे वो सारी चीज़ें याद आती हैं, मुझे वो सारे नक्षत्र याद आते हैं, मुझे आसपास के जंगल तथा उन जंगलों के रूप और गुण के आधार पर रखे हुए नाम याद आते हैं। मैं अपने आसपास के वातावरण को पल भर के लिए भी नहीं भूल पाता। यानी कवि का जो प्रेम है वो दाम्पत्य प्रेम, प्रकृति प्रेम से मिल गया है, वो गांव की वनस्पति से मिल गया है, गांव के तालाब और तलैयों से मिल गया है, गांव के वन प्रदेशों से मिल गया है। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक हुए थे मेरे लिए प्रियंक, धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग, फल फूल और गंध मूल अनेक विध मधुमास, विपुल जिनका रण सधा न सकता मैं 10 मास। और कहने लगा कि मैं अपनी मिट्टी का धन्यवादी हूँ, जिसकी गोदी में पल कर के मैं बड़ा हुआ हूँ, और मैं वो सारी वनस्पति का धन्यवाद करता हूँ जिसके स्वाद को मैंने चखा है, तथा उसका ऋण तो मैं चुका ही नहीं सकता। लेकिन वो लगातार मुझे याद आते हैं। तो कहा जाता है कि आप अपनी मिट्टी का ऋण नहीं चुका सकते। ये मिट्टी का ऋण क्या है? जिस जलवायु में हम जन्म लेते हैं, या ये कहें कि जिस देश में, जिस गांव में हम जन्म लेते हैं, उस गांव की वनस्पति और मिट्टी हमारे तन मन में बस जाती है, तन मन में वो समा जाती है, और उससे अलग रह पाना मनुष्य के लिए मुश्किल है। यदि मनुष्य से अलग हो जाता है तो आप ये समझिए उसका अस्तित्व व रश्मिता एक प्रकार से खंडित होनी शुरू हो जाती है। उसको कहीं पर सुकून नहीं मिलता, कहीं पर चैन नहीं मिलता। तो कवि ये कह रहा है कि मैं अपने गांव से जुड़ा हुआ हूँ, गांव मुझ में बसता है, मैं उसके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। ओ यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से परा रही आवाज़, धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ मैं नहसाए, यहाँ भी व्यक्ति और समुदाय। और कहने लगा कि मैं बेशक अपने गांव से दूर आ गया हूँ, लेकिन मेरे दिलो दिमाग से एक ही आवाज़ निकलती है कि मेरे गांव में रहने वाले लोग धन्य हैं, वे अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अपनी मिट्टी से दूर लंका में रह रहा हूँ। और कहने लगा कि यहाँ पर भी व्यक्ति हैं, यहाँ पर भी समुदाय हैं, किंतु जीवन भर रहूँ फिर भी प्रवासी ही कहेंगे आए। और श्रीलंका में चाहे मैं अपने जीवन को खपा दूँ, लेकिन फिर भी मुझे प्रवासी ही कहा जाएगा। मैं यहाँ का मूल निवासी कभी बन नहीं पाऊँगा। मरूंगा चिता पर 2 फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। सुनोगी तुम तो उठोगी हूक, मैं रहूँगा सामने प्रमुख। सांध्या नभ में पश्चिमान समान, लालिमा का जब करुणाख्यान सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कवि कहने लगा कि यदि यहाँ पर मेरी जीवन लीला समाप्त हो गई तो ये लोग मुझे मिट्टी में दफन कर देंगे या अग्नि के हवाले कर देंगे और मेरी चिता पर 2 फूल चढ़ा देंगे, और समय धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। और जब तुम्हें समाचार मिलेगा तो तुम्हारे हृदय में एक हूक सी उठेगी, लेकिन मैं सामने ही तस्वीर में मूक रहूँगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगी। और अंत में कहने लगा, हे प्रिय, जिस प्रकार शाम के समय सूरज डूबता है और लालिमा उसकी करुण कहानी कहता है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी धीरे धीरे बीत रहा है, और ये दूरी हमारे प्रेम की कहानी कह रही है। और इस स्थिति में तुम मुझे बहुत याद आती हो, मैं तुम्हें भूल नहीं पाता हूँ। तुम्हारा प्रेम मुझे शक्ति देता है, मुझे जीने की प्रेरणा देता है, हौसला देता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य से अभी तक अभिभूत हूँ, मैं उसको भूल नहीं पाया हूँ। और इसी के साथ साथ मुझे मेरे तमाम गांव के लोग याद आते हैं, गांव की वनस्पति याद आती है, यहाँ के फल फूल और जलवायु याद आती है, जिसका ऋण मैं
सारी जिंदगी चुका नहीं पाया हूँ। तो ये एक महत्वपूर्ण कविता है नागार्जुन की, और नागार्जुन का संसार बहुत बहुआयामी है, बहुत ही विस्तृत संसार है। कि ये कहा जाता है, शिव कुमार मिश्र ने तो ये कहा कि कोई संघर्षशील जनता का कोई ऐसा कोना ही नहीं है जो उनसे छूट गया हो, जिस तक उनकी आंख ना पहुंची हो, जहां तक उनकी रचना ना पहुंचती हो। नागार्जुन इसलिए हिंदी के लोक कवि हैं कि वो जनता की नब्ज को पकड़ते हैं। उनकी कोई भी अनुभूति समाज से अलग नहीं है। नागार्जुन इसलिए लोक कवि हैं कि उनके निजी सुख दुख में भी पूरी तरह से समुदाय शामिल है, पूरी तरह से समाज शामिल है। और समाज ही शामिल नहीं, बल्कि उस समाज की जलवायु, उस समाज की मिट्टी में पैदा होने वाली तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ, नदी नाले तालाब और नदियाँ, ये सारी चीज़ें उनकी व्यक्तिगत अनुभूति में शामिल हैं। तो नागार्जुन हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार हैं, और एक रचनाकार बड़ा वो होता है जो नए सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करता है। इसलिए कवि को अपनी पत्नी के माथे पे लगा हुआ सिंदूर याद आ रहा है। वो उसके शारीरिक सौंदर्य से विभूत नहीं है, बल्कि वो उसके मानसिक और वैचारिक सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। तो कविता के शुरू में मैंने आपको बतलाया था कि ये कविता अप्रत्यक्ष ढंग से बाजार द्वारा निर्मित सौंदर्य का भी विरोध करती है। वो ध्वनि भी इसके साथ जुड़ी हुई है। वर्तमान संदर्भ में यदि हम सिर्फ इस शीर्षक की ही व्याख्या करें तो इस शीर्षक की व्याख्या का संबंध बाजार द्वारा निर्मित सौंदर्य का विरोध करता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बतलाई गई है वो बात है देश प्रेम की, कि आप देश प्रेम किसे कहते हैं। कहूँ कि देश प्रेम से अभिप्राय सही मायने में इस देश की संस्कृति से अपने आप को जोड़ना है, इस देश की जलवायु से अपने आप को जोड़ना है, इस देश की वनस्पति से अपने आप को जोड़ना है। यही मनुष्य के एक प्रकार से सौंदर्य का आधार है, उसकी आनंद की अनुभूति है। तो आप ज़रूर इस कविता की जो मूल संवेदना है उस तक आप पहुंच गए होंगे। तो इस कविता का पहले हमने काव्य पाठ किया, फिर हमने इसकी व्याख्या की, और अब हम इन बातों पर विचार करेंगे कि इसके क्या काव्य सौंदर्य बन सकते हैं, और व्याख्या करते हुए आपने किस प्रकार की बातों का ध्यान रखना है। तो आप सबका धन्यवाद।